नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। इस वक्त मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूं और वजह मैं आपको बताऊं, रात को एक खबर आई थी। यहां पर यह पता चला था कि डॉक्टरों को जो अटेंडेंट थे, मरीज के साथ जो अटेंडेंट थे, उन्होंने पीटने की वजह यह थी कि एक व्यक्ति थे, उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु का कारण शायद डॉक्टरों की लापरवाही थी, जिसकी वजह से ये सारा हंगामा जो था वो बरपा। अब कारण क्या था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इस पर क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सोमनाथ डबगोत्रा जी, वो ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं। अच्छा सोमनाथ जी, ये रात को हुआ क्या? रात को जो हमने जो सुना कि स्कल ऑफ बिटवीन टू पार्टीज हुआ। फर्स्ट पार्टी इज डॉक्टर एंड सेकंड पार्टी इज अटेंडेंट ऑफ पेशेंट। अच्छा। लेकिन ये नहीं हमें पता है कि डेथ हो गई थी जहाँ वो सीरियस हो गया था, क्योंकि सच को सच बोलना, झूठ को झूठ बोलना, ना पता हो तो सीधे तौर पे बात करने दें कि हम इस चीज़ को नहीं जानते। ठीक है। तो लेकिन ये है कि हम सबसे पहले जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, और आज भी हमारे वो कोरोना योद्धा हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, सीनियर डॉक्टर हो, रजिस्ट्रार हो, पैरामेडिकल के स्टाफ हो, सिस्टर हो, एनर्स हो, इवन के जो सफाई कर्मचारी सबसे बड़ा योद्धा है। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि हम लोग हैं जो वो गंद डालने वालों में हैं, ठीक है, लेकिन वो गंद साफ करने वालों में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनका स्टेटस हमारे से ऊपर है और होना भी चाहिए। तो जैसे हम कोरोना फेज़ 1 में डॉक्टरों की जो प्रेज़ करते थे, कोरोना योद्धा का दर्जा देते थे, फूल मालाएं पहनाते थे, और इवन के चॉपर के थ्रू, हेलीकॉप्टर के थ्रू फूल भी बरसाए गए। आज भी उसी चीज़ की ज़रूरत है। आज भी उसी चीज़ की ज़रूरत है कि डॉक्टरों को रिस्पेक्ट देनी है। किसी ने गलत नहीं कहा है कि जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान का दूसरा रूप होता है। जिसने ये सेंटेंस बनाया है या जिसने ये कहा है, वो हमारे जैसे बेवकूफ़ लोग नहीं होंगे। जो भी कहावत बनती है वो बिल्कुल सही बनती है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, और हमें ये समझना भी चाहिए। अब ये लोग जो एलिगेशन लगाते हैं, हम भी कई बार एलिगेशन लगाते हैं, मीडिया वाले भी एलिगेशन लगाते हैं कि डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी की वजह से, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो गया, जहाँ पे डॉक्टरों ने वर्क सस्पेंड कर दिया गया, जहाँ पे डॉक्टरों ने डिमांड रखी कि इनके खिलाफ FIR की जाए और उसकी कॉपी हमें दी जाए, और दूसरी पार्टी जो होती है वो भी कई बार हाईली अप्रोच वाली होती है, वो भी काउंटर पर्चा लगा देती है। वो भी कहते हैं कि हमारी भी FIR करो, हमारी भी कंप्लेन करो, हमें भी कॉपी दो। लेकिन जो वक्त की ज़रूरत है, इस वक्त जैसे कोरोना फेज़ 2 चल रहा है और कितने लोग ये दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। कल तो शायद कल आंकड़ा कोई 60 के करीब था, जिसमें 18 लोग कश्मीर वैली से थे, वो भी हमारे ही लोग हैं, और 42 लोग उसमें या 43 जम्मू डिवीज़न के थे। तो हमारी ये भी एक मानसिकता बनी रहती है कि कश्मीर में इतने मार गए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कश्मीर में पॉजिटिव ज़्यादा आए, जम्मू में कम आए, उससे भी हम अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, कश्मीर में इतने मार गए। तो आज वो चीज़ देखने की कल की जो है कि मैंने यही सुना कि उन दोनों पार्टियों का कंप्रोमाइज़ हो गया है। दोनों पार्टियां इस वक्त बधाई की पात्र हैं, चाहे वो अटेंडेंट्स हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, क्योंकि अगर उनके ऊपर पर्चा लग जाता फिर वो भी लोग बड़ा हंगामा करते हैं, बड़े लोग उनके भी सपोर्ट में आ जाते हैं, और अगर डॉक्टरों के ऊपर पर्चा लग जाता है तो डॉक्टर भी स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? पेशेंट का, ठीक है ना। आज अगर रात को इतना हंगामा हुआ, जो भी हुआ, ज़्यादा हुआ कम हुआ, उस पर बात नहीं करेंगे हम, लेकिन आज नॉर्मल हालात बन चुके हैं। अगर दोनों पार्टियां अड़ जाती तो आज शायद डॉक्टर स्ट्राइक पे चले जाते, और इधर कितना नुकसान होता पेशेंट का, जो इग्नोर होते ट्रीटमेंट लेने से। ये दो पार्टियों, और तीसरी पार्टी जो पुलिस होती है, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने शायद समझाने के बाद ही
कंप्रोमाइज होता है ना, दोनों पार्टी जब सहमत हो जाती हैं, तो अगर पुलिस ने अपना अच्छा रोल जहाँ पे अपनाया है, अच्छा रोल, वो चाहे बख्शीनगर थाने के SHO हों, चाहे वो जो नए जहाँ पे राहुल नागर जी SDPO बख्शीनगर आए हैं, वो भी जहाँ पे मौके पे थे, जहाँ हमारे जो एट प्रेजेंट जहाँ चौकी ऑफिसर हैं हंसराज जी, वो भी, उनका भी एक बड़ा रोल रहा है, क्योंकि हम भी 10-12 साल से चौकी अफसर हंसराज जी को यहाँ पे जानते हैं पर्सनली। तो ये तीनों पार्टियां जो बधाई की पात्र हैं, और इन्होंने आज जो आप स्थिति जहाँ पे नॉर्मल देख रहे हो, अगर एक पार्टी भी आगे पीछे हो जाती या एक दूसरे की बात नहीं मानती, तो आज आपके सामने यही जो अंदर पेशेंट है दर बदर हो जाते हैं बेचारे। जो हमने सुना वो जो अटेंडेंट थे वो ये कह रहे थे कि नर्सें जो थी वो हमारी सुन नहीं रही थी, बार बार उनको कहने के बावजूद भी वो लापरवाही बरत रही थी, उसकी वजह से, क्योंकि हमारे पिताजी बिल्कुल ठीक थे, स्वस्थ थे, थोड़ी देर में उनकी मृत्यु हो गई, इसका कारण ये लापरवाही है, ये इनको, या कि क्या आपको कुछ? मेरे कहने में इस एलिगेशन को हम और आप प्रूव नहीं कर सकते। अगर वो जहाँ पे होते तो हम उनसे भी बात करना बेहतर समझते, लेकिन किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना बड़ा आसान है, लेकिन प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। अब जो हमें जहाँ तक जानकारी मिली कि उनको शायद बाई पैप मशीन होती है एक, ये बाई पैप मशीन का भी बड़ा एक मसला है। वो ये है कि जहाँ पे हम देखते थे कि बाई पैप मशीनें लोग बाहर से लाते थे किराए पे, और कितना उसका देना पड़ता था, 4,000 रुपया पहली जो किट होती है ना, मास्क वगैरह पाइप वगैरह, किट जिसको बोलते हैं बाई पैप मशीन के आगे जो लगती है, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन पेशेंट को मिलती है, उस मशीन को बोलते हैं बाई पैप मशीन, ठीक है। हमने कई बार खबरें चलाई कि ये जो हॉस्पिटल है वो किराए की मशीनों पे चल रहा है, लेकिन काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, मीडिया में खबरें देने के बाद ये प्रशासन हरकत में आया, और उस मशीन का जो किराए पे लेते थे 4,000 रुपया नॉट रिफंडेबल होता था, वो गया वापस नहीं आया। उसके बाद उनको पर डे 500 रुपया किराया देना पड़ता था पेशेंट को, चाहे वो BPL हो, VIP हो, कोई भी कार्ड हो उसके पास। लेकिन उन्होंने जो प्राइवेट वाले इधर इंस्टॉल करते थे बाई पैप मशीनें, तो वो उनसे किराया भी लेते थे और सिक्योरिटी भी लेते थे। जब हमने इस मसले को हाईलाइट किया, और डॉक्टरों ने हमें कहा कि ये जो बाई पैप मशीन है ये बहुत ही बेनिफिट देती है पेशेंट को, और ये कार्बन ऑक्साइड जो है बाहर निकालती है और अच्छे प्रेशर से निकालती है, और पेशेंट को बड़ा रिलीफ में मिलता है। मगर डॉक्टरों ने कह दिया कि ये मशीन बड़ी बेनिफिशियल है। फिर हमने और आगे बात बढ़ाई कि किराए पे क्यों, अगर मशीनें अच्छी हैं तो 20-25 हज़ार से ज़्यादा मशीन नहीं होगी तो आप अपनी खरीदते क्यों नहीं। फिर कुछ लोग भी इन्वॉल्व हुए उस स्कैंडल ही हम कहेंगे कि प्राइवेट लोग जहाँ पे मशीन है, उसमें RTI एक्टिविस्ट हैं हमारे बलविंदर जी, उन्होंने भी थोड़ा सा अप्रोच किया, और हुआ ये कि कोई 20 के करीब मशीनें जहाँ पे इन्होंने खरीद ली। हॉस्पिटल अथॉरिटी ने बाई पैप 20 के मशीनें जहाँ पे खरीद ली। जो लोग 500 रुपये किराया देते थे, जहाँ 4,000 रुपया उसकी सिक्योरिटी देते थे, तो जहाँ वो खरीद लेते थे जो किट होती है, उनसे निजात मिली। अब मैं ये कहूँगा कि इस वक्त ऑक्सीजन का इतना हाहाकार मचा हुआ है, क्यों ना ये लोग 20 मशीनें क्या होती है, कितना अमाउंट होते हैं, ये 200 मशीनें क्यों नहीं खरीद सकते जो इनके पास में है। मेरा कहने का मतलब जो इस तरीके से अगर काम करेंगे ना, जिस चीज़ की जहाँ पे ज़रूरत है, जो बड़े इजीली तरीके से ये कर सकते हैं, वो काम करना चाहिए। एक बात इससे मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि ये हमारे सामने जो इमरजेंसी एक्सटेंड हो रही है, ये वाली इमरजेंसी, और इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। अब तो डुल्लू जी आए थे कोई 10-15 दिन पहले, 2 महीने का टाइम दे के गए थे, डेडलाइन दे गए थे। फिर मैं ये कहता हूँ कि ये कितनी देर हो गई इस बिल्डिंग को बनते हुए, और ये कब बनेगी, कब फंक्शनल होगी। 2 महीने बड़ा टाइम होता है ना। अगर आपके पास इसके साथ ही वो अपना चोपड़ा नर्सिंग होम है, वो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ना, उसको साफ सफाई करनी है। क्यों ना आप आज कितनी बेड की परेशानी है, CD हॉस्पिटल देख लो, अपना गांधीनगर हॉस्पिटल देख लो, जहाँ पे हम GMC में खड़े हैं,
हम कहेंगे कि बेड्स की कमी है, लेकिन ये तो लोग मानने वाले नहीं है कि बेड की कमी नहीं है हमारे पास। लेकिन फिर भी आप ट्राई के तौर पर कोई भी इनको फ़ोन कीजिए कि हमारा केस आ रहा है, सस्पेक्टेड है, वो पॉजिटिव है या नहीं, ये नहीं हमें पता, क्या आपके पास बेड है, इधर से आपके पास जवाब आएगा कि हमारे पास बेड नहीं है। क्यों ना इसे चोपड़ा नर्सिंग होम को 1 घंटे में ये स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पे बेड लगा सकते हैं। वहाँ पे शायद ऑक्सीजन के पॉइंट भी हैं, अगर नहीं भी होंगे तो 2 घंटे में पॉइंट लग जाते हैं। आज बार फुटिंग पे आपको काम करना है, तो ये जो चीज़ें कर सकते हैं ना, जब ये नहीं करते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा मीडिया को आगे लाना पड़ता है और उनसे इंटरव्यू करना पड़ता है। और DRDO वाले भी कोई कहते हैं कि 500 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं। अब इनको ज़्यादा ही 500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। 500 बेड का हॉस्पिटल बनने में कितना टाइम लगेगा, क्या कंप्लीट कब होगा, क्या उसमें इतने इक्विपमेंट से फुली इक्विप्ड वो बिल्डिंग होगी या नहीं होगी। अगर आपके पास बिल्डिंगें हैं जैसे चोपड़ा नर्सिंग और बहुत सारी बिल्डिंग है, कोई कहते हैं नगरोटा में भी है, तो आप उनका क्यों नहीं यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि आपको टाइम जाया नहीं होगा। अब एक बात और जोड़ना चाहूँगा मैं, शायद आप वहाँ पे पहुँच भी जाओगे। अब जो जाड़ है ना नगरोटा में, जाड़ जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, खासकर एम्बुलेंस, जहाँ इधर सेक्रेटरीट के पास ही जो एक हमारा CMO का, चीफ मेडिकल ऑफिसर का ऑफिस है, वहाँ पे आपको एम्बुलेंसेस, जिसमें अभी नंबर भी नहीं लगा होगा, ठीक है, एम्बुलेंस है, लेकिन हज़ारों के हिसाब से आपको नगरोटा और जहाँ पे मिल जाएंगी खड़ी हुई। वो खड़ी जो आपकी एम्बुलेंसेस थी वो एक्सपायर हो गई, ख़त्म हो गई, सड़ गई, लेकिन आप जहाँ पे लगाने में विफल रहे। उसके बाद आपको कोरोना पॉजिटिव के पेशेंटों की हेल्प करने के लिए, जहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए पेशेंट को 60 क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस का प्रपोजल बना था। शायद पैसा रिलीज भी हो गया था, आपने रिसीव भी कर लिया था। क्या वजह है कि हमें बताएं कि जो 60 क्रिटिकल एम्बुलेंस आपने कोरोना पॉजिटिव के या नेगेटिव के केसों के लिए इस्तेमाल करनी थी, वो आज तक क्यों नहीं ले पाए आप। 108 जो एम्बुलेंस होती है, वो प्रपोजल आपका फेल क्यों हो गया, आप क्यों नाकामयाब रहे कि आज आपके पास एम्बुलेंसेस की जहाँ पे कमी है, वो कमी इसलिए है कि आप कभी भी पीछे मार्च में चले जाएंगे, जो कोविड पॉजिटिव की डेड बॉडी है ना, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, ये भी एक डेड बॉडी का अनादर है, डिसरिस्पेक्ट है और उसका अपमान है डेड बॉडी का। जो हिंदू, हम इस वक्त हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में उनको उलझाना नहीं चाहते, लेकिन कोई भी हो, किसी की भी डेड बॉडी हो, लेकिन डेड बॉडी के ऊपर दूसरी डेड बॉडी रखना जो मेरे हिसाब से वो डेड बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं है, डिसरिस्पेक्ट है, उसका अपमान किया जा रहा है। तो अगर जो 60 क्रिटिकल एम्बुलेंस अगर आपके पास होती, जहाँ जो सड़ गई आपकी उधर नगरोटा यार्ड में, जहाँ इधर अपना जो CMO का ऑफिस है वहाँ पे सेक्रेटरीट के पास, अगर आपने वो यूटिलाइज की होती तो आपको डेड बॉडी के ऊपर डेड बॉडी, फिर उसके ऊपर एक और डेड बॉडी रखने की जरूरत नहीं पड़नी थी। हो सकता है इसमें कोई ड्राइवर नहीं थे आपके पास, जहाँ आपके पास तेल के पैसे नहीं थे, इसलिए आपने ये तमाम जो सुविधाएं बड़ी आराम से यहाँ पे मिल सकती थी आज लोगों को, वो आपकी लापरवाही से, आपकी नालायकी से आज वो वंचित हैं उन सुविधाओं से। क्या वो डेड बॉडी है या जिंदा इंसान है? नहीं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये कल जो हादसा हुआ उसमें बाईपास का आपको लग रहा है बाईपैप मशीन का कोई मसला बना था। क्योंकि जब कोई बात निकलती है तो उसमें कई बातें बाहर आती हैं। जो मेरे को पता लगा था कि बाईपाइप की मशीन उनको चाहिए थी, वो नहीं मिल रही थी। इवन के पैसे खर्च करके भी लोग आज अपनी जान बचा नहीं पा रहे हैं। क्यों कि वो मशीन 40-50 हज़ार रुपये में आज मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर कर्फ्यू लगा है, लॉकडाउन है, अगर वो जो इसके कंट्रैक्टर हैं, जो सप्लायर हैं, वो अगर लॉकडाउन या कर्फ्यू की वजह से उनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है उनका सामान, तो सरकार तो कर सकती है ना अपने लेवल पे। सरकार के क्या पैसे की कमी है क्या? नहीं है ना कमी। अब ये इंटरव्यू बड़ा लंबा होने जा रहा है। मैं अंत में इतना चाह रहा हूँ कि हमने हर रोज़ हम जब मीडिया बुलेटिन आता है तो हम उसमें देखते हैं कश्मीर में पॉजिटिव केस कई गुना ज़्यादा हैं और मृत्यु का आंकड़ा जो है वो बहुत कम है। यहाँ मृत्यु के केस ज़्यादा हैं, आंकड़ा भी कश्मीर के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन मृत्यु रेट जो है वो कश्मीर के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। उसकी वजह क्या लग रही है आपको? ये मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मेरी कोई ये लाइन नहीं है,
आप ये आपने सामने ही देख रहे हो कितनी एम्बुलेंसें लगी हैं, पेशेंट आ रहे हैं। और ये जो वाइट किट में जो भी पेशेंट ट्रांसपोर्ट होता है, जहाँ उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, वो हम मान के चलेंगे वो पॉजिटिव केस होगा, इसलिए उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। और जो लोगों ने जो पीपी किट पहनी है दीपक जी, चाहे इन्होंने पहनी है, चाहे कोई एनओ पहनता है, सफाई कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ, जो डॉक्टर, इन सफ़ेद वाइट पीपी किट पहनने वालों को भी मेरा सैल्यूट है, क्योंकि ये पीपी किट में इस टेम्परेचर में जो काम आप अभी विजुअल दिखा रहे हो, ये आसान नहीं है। और एक और मैं कोताही इनकी आपको बता दूं, लास्ट कल फिर बात करेंगे आपसे, हमारे पास बहुत सारी ऐसी हैं जो हम अपोज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। उसमें यह था कि जब कोरोना फेज पहला आया और प्राइम मिनिस्टर केयर फंड्स से 1000 से ऊपर जहां पे वेंटिलेटर आए प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से, उस वक्त कहा गया कि आपको हर वार्ड में, हर बेड पे आपको वेंटिलेटर मिलेगा। आज सिचुएशन ये है कि आपको आईसीयू में भी वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। फिर वो जो 1000 वेंटिलेटर आए थे प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से, वो आपने उनको सक्सेसफुली फंक्शनल क्यों नहीं आज तक कर पाए, इसका जवाब दीजिए। आए हुए वेंटिलेटर वो आज नहीं आए, वो जब कोरोना फेज 1 हुआ था ना, कभी आगे थे, तभी आगे थे तो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से। आज उस वक्त यही कहा था, सरकार ने भी कहा था, जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा कि हर वार्ड में, हर बेड में आपको वेंटिलेटर मिलेगा। तो आप वार्ड में चले जाइए, आईसीयू में चले जाइए, जहाँ पे आपका जाना मना है। इवन कि आज जो इनकी लापरवाही हमने एक्सपोज की थी मीडिया में, कि जब पेशेंट जो बाहर रोड पे, सीढ़ियों पे, पार्क में ऑक्सीजन ले रहे थे और 4-6 घंटे के लिए मजबूर थे रोड पे पार्क में लेट के धूप में, तो आज वो हमने जब मसला उठाया मीडिया में, और गवर्नर साहब भी दूसरे दिन आए, पहुंचे, लेकिन आज उसका क्या हुआ? उसका ये हुआ कि आज शायद मीडिया को भी अंदर जाने से रोका जा रहा है। क्या मीडिया को रोकने से या सोमनाथ डबगोत्रा को रोकने से इनके जो मृत्यु का आंकड़ा कम हो जाएगा, पॉजिटिव लोग आना बंद हो जाएंगे? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये जो तरीके अपना रहे हैं कि मीडिया को अलो नहीं करेंगे अंदर, डबगोत्रा को अलो नहीं करेंगे, ठीक है, उससे मसला खराब होगा, बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं। हम कहते हैं कि आज मीडिया से भी सजेशन ली जाए। हमारे जैसे जो, हम अपने आप को सोशल वर्कर नहीं कहते, लेकिन यह है कि हमारे जैसे लोगों का भी आप योगदान लीजिए, हेल्प लीजिए, हम हेल्प देने के लिए तैयार हैं। आज श्राइन बोर्ड की मैं देख रहा था कि वो कहते हैं हमारे पास, श्राइन बोर्ड के पास करोड़ों रुपया है, और ये इन्होंने आज तक अप्रोच नहीं किया श्राइन बोर्ड वालों को कि हमारी हेल्प करें। वो कहते थे कि हम जो ये चाहेंगे हम विद इन टाइम उनको लेके देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो वेंटिलेटर हो और कुछ हो, लेकिन ये किसी की हेल्प नहीं लेते। आज तक इन्होंने हमें भी कभी अप्रोच नहीं किया कि आप अपना सजेशन दो या आप अपनी हेल्प दो, जो हम इलीगल तरीके से आज भी लोगों को दे रहे हैं। कल भी हमने एक डेड बॉडी फ्री, जिसको घर वाले छोड़ के चले गए थे, जिसकी बेटी उसको लेने के लिए नहीं आई, संस्कार में भी नहीं गए, हमने ही सोमनाथ डबगोत्रा की एम्बुलेंस गई थी, आपके सामने गई थी। इसमें कोई लुका छुपी वाली बात नहीं है कि हम जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं। कभी भी हमें आप चेक कर लिए कि सोमनाथ डबगोत्रा इस वक्त क्या कर रहा है। थैंक यू, आज मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया। नहीं, ये ज़रूरी समय था, पर शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कल जो लड़ाई झगड़ा हुआ था वो बाद में सेटल तो हो गया, लेकिन कुछ लापरवाहियों की वजह से या कुछ इक्विपमेंट की कमी के कारण यहाँ पर ये हंगामा जो है वो देखने में आ रहा है। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोमनाथ डबगोत्रा जी ने बताई हैं कि ये चीज़ें आई हुई थी, इनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आप बाहर से जो चीज़ें प्रोवाइडेबल हैं ईज़िली आप परचेज़ कर सकते हो, प्रशासन परचेज़ कर सकता है, वो आप ज़रूर करें ताकि ये मृत्यु के आंकड़े पर रोक लगे। क्योंकि मृत्यु का आंकड़ा जो है वो जम्मू में कहीं अधिक है कश्मीर के मुकाबले, और कश्मीर में पॉजिटिव मामले ज़्यादा हैं, जम्मू में कम है, लेकिन मृत्यु जो है वो जम्मू में ज़्यादा हो रही हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। हमें लगता है इसके ऊपर प्रशासन को गौर करने की आवश्यकता है और सोमनाथ जी की कई बातों पर गौर करें ताकि आप उनकी बातों से कुछ ना कुछ हेल्प
ले सकें। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक क्षेत्र समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।